तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ साधु और शैतान। ये राजा और रंक का पार्ट 2 है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पिछले अंक राजा और रंक में आपने पढ़ा कि चंदनगढ़ का राजा भगवान को नहीं मानता था। जो कोई भी उसके सामने भगवान का नाम लेता था वह उसे कारागार में डलवा देता था। एक बार एक घटना घटी और राजा ने महामंत्री को कारागार में डलवा दिया, क्योंकि महामंत्री ने राजा से कहा था कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। उससे कुछ ही दिन बाद राजा शिकार खेलने गया था। वहाँ कुछ जंगलियों ने उसे पकड़ कर उसकी बलि अपनी देवी पर चढ़ानी चाहिए, तो राजा अंग भंग होने के कारण बच गया और तब से ईश्वर में आस्था रखने लगा। साथ ही साथ राजा ने महामंत्री को भी आज़ाद कर दिया। इसी राज्य में राजा का एक परम मित्र सेठ गंगाधर रहता था। एक बार सेठ के यहाँ आग आग लगी और सब कुछ नष्ट हो गया, तो सेठ अपने बीवी बच्चों को जिम्मेदारी राजा को सौंप प्रदेश में धन कमाने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिला जिससे उसने 500 रुपये में 5 उपदेश प्राप्त किए और एक अन्य देश में पहुंचा, जहां चंदन नामक एक व्यक्ति की सहायता से उसके स्थान पर वहां के राजा अस्तबल में साइज की नौकरी करने लगा। वह नौकरी उसे 1 महीने के लिए ही मिली थी। अस्तबल में भ्रष्टाचार फैला था। गंगाधर ने बताए जाने पर राजा ने उसकी जांच की और सभी को दंड देने का आदेश दिया, लेकिन गंगाधर की प्रार्थना पर उन्हें इस शर्त के साथ माफ कर दिया गया कि वे फिर भविष्य में बेईमानी नहीं करेंगे। राजा ने खुश होकर गंगाधर को साइसों के निरीक्षक नियुक्त कर दिया और एक शाही अंगूठी भी दी, जिसे दिखाकर वह बेरोक टोक महल में आ जा सकता था। इधर चंदन जब 1 माह बाद वापस लौटा तो साइसों ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। चंदन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वह गंगाधर को सबक सिखाएगा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। आगे क्या होता है प्रस्तुत है। चंदन अपने कमरे में पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस समय वह कमरा खूब सजा संवरा और स्वच्छ था, जिसे वह कूड़ा घर बनाकर छोड़ गया था। वाह, उस पट्टे ने तो कमरे का हुलिया ही बदल डाला है। लगता है महाराज के पैसे को उसने इसी कमरे को सजाने संवारने में व्यक्त किया है। सोच रहा होगा कि अब चंदन लौट कर ही नहीं आएगा और यह कमरा उसकी बपोती हो गया है। अपना सामान आदि ठिकाने से रखने के बाद चंदन पलंग पर आराम से लेटा ही था कि गंगाधर आ पहुंचा। आहा भाई चंदन, कब आए? अभी कुछ ही देर पहले आया हूँ गंगाधर भाई। कहो भाई, कैसे हो तुम और तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? अब वे बिल्कुल ठीक है और मुझे तो तुम देख ही रहे हो, लेकिन तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ। देख नहीं रहे पहले से कुछ मोटा हो गया हूँ। मानना पड़ेगा भाई, तुम वास्तव में मेहनती और नेक हो। एक ही माह में तुमने इस कमरे का नक्शा बदल डाला। आखिर यह सब तुमने कैसे कर डाला? यह सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी से हुआ है चंदन भाई। न तुम मुझे अपनी जगह नौकरी पर रखते और न ही मैं ऐसी आराम की जिंदगी जीता। फिर गंगाधर ने उसे सब कुछ कह सुनाया जो उसके साथ इस बीच घटा था और जिसे चंदन पहले ही अपने साइसों के मुंह से सुन चुका था। लेकिन चंदन ने गंगाधर को इसका आभास नहीं होने दिया कि उसके साथ घटी कहानी वह पहले ही जान चुका था। वह अनजान बनता हुआ बोला, भाई वाह, तुमने जो कुछ किया मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल किया। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे दिन भी जल्दी बदल जाएंगे। क्यों नहीं चंदन भाई, यदि तुमने अपने घोड़ों की देखभाल पूरी निष्ठा से की तो वह दिन दूर नहीं जब राजा तुम्हें भी कोई बड़ा ओहदा दे दे। और हाँ सुनो, कल से तुम अपने घोड़े को देखभाल का काम संभाल लेना तथा इस बात का पूरा ध्यान रखना कि घोड़ों की खुराक में कभी कोई कमी ना होए। अरे अब मैं आ गया हूँ, तुम घोड़े की जरा भी चिंता ना करो। उसके बाद दोनों भोजन आदि में से निवृत्त होकर अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। चंदन का तन बदन मारे ईर्ष्या और क्रोध से जल रहा था, इसलिए तुरंत ही उसे नींद नहीं आई। सुअर अब मुझे ही रौब जमाने का प्रयत्न कर रहा है। बच्चों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसी रात जब आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे, चारों ओर घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था, तभी अचानक बड़े जोरों से बिजली कड़की और उसी के साथ बारिश आरंभ हो गई। उस समय सभी अपने अपने कमरों में सोए पड़े थे। राजमहल में भी सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन राजकुमारी माधवी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह उस समय भी अपने महल के एक झरोके पर खड़ी बाहर का दृश्य देख रही थी। अचानक वह अपने कमरे से बाहर निकली और एक राहदारी को पार कर एक अन्य कमरे में प्रविष्ट हो गई। उस कमरे के बीचों बीच किसी स्त्री की एक खूबसूरत मूर्ति खड़ी थी। राजकुमारी माधवी सीधी उस मूर्ति के सामने पहुंची और उसके दोनों कंधों को पकड़कर बाईं ओर घुमाने लगी। मूर्ति आसानी के साथ बाईं ओर घूम गई और उसके घूमते ही पैरों के पास जमी 2 सीढ़ियां दिखाई देने लगी। राजकुमारी माधवी उन जमी 2 सीढ़ियों से उतरती चली गई। जहां सीढ़ियां समाप्त हुई वहां एक लंबी और अंधेरी सुरंग थी। माधवी ने दीवार पर टंगी एक मशाल उतारी और उसे जलाकर उस सुरंग में आगे बढ़ने लगी।
उधर अचानक ही बड़े जोर से बिजली के कड़कने से गंगाधर की नींद टूट गई। ओह, मौसम खराब हो गया है, देखूं कहीं साइसों ने घोड़ों को खुले में तो नहीं बांध रखा है। और गंगाधर उसी समय कमरे से बाहर निकलकर अस्तबल की ओर चल पड़ा। कड़ कड़ कड़। गंगाधर अभी कमरे से निकलकर बाहर गया ही था कि कमरे के बीचों बीच एक रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ और उसमें से राजकुमारी बाहर निकली। आहा प्रिय, मैं जानती थी आज रात तुम जरूर लौट आओगे। चंदन, चंदन उठो प्रिय, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। यह भेद कोई भी नहीं जानता था कि राजकुमारी माधवी सुंदर एवं जवान चंदन पर आसक्त थी और काफी समय से दोनों में प्रेम संबंध चल रहे थे। अगले ही पल चंदन हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह राजकुमारी, तुम इस समय जल्दी लौट जाओ वहां गंगाधर। कहते हुए चंदन ने बौखलाकर गंगाधर की ओर देखा। फिर गंगाधर को उसके पलंग पर न देख वह निश्चिंतता की गहरी सांस लेता हुआ बोला, वह मर्दूत गंगाधर कहाँ गया? कौन गंगाधर? अरे वही मर्दूत जिसने आजकल हमारा जीना हराम कर रखा है। उसके बाद चंदन राजकुमारी को गंगाधर के बारे में सब कुछ बताने लगा। सब कुछ सुनने के बाद राजकुमारी क्रोध से जैसे फुफकार उठी। तुम चिंता न करो चंदन, मेरे रहते हुए वह तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। तुम कल सुबह ही देखना कि मैं उसे कैसे मजा चखाती हूँ। उसे अपने मार्ग से हटाना ही उचित होगा राजकुमारी जी, वरना किसी दिन वह हमारे प्रेम में भी बाधक बन सकता है। समझ में नहीं आता कि इस समय वह गया कहाँ है। गया होगा कहीं नशा करने। अब तुम उसकी चिंता छोड़ प्रिय और कुछ और बातें करो। मुझे बताओ, अपने देश से तुम कब वापस लौटे? आज ही संध्या को? ठहरो, पहले मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। चंदन ने दरवाज़ा बंद किया और दोनों आपस में बातें करने लगे। इधर जब गंगाधर घोड़े का निरीक्षण करने के पश्चात वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आती आवाज़ों को सुनकर आश्चर्यचकित हो उठा। अरे, इतनी रात गए चंदन किस स्त्री से बात कर रहा है? दरवाजा बंद था गंगाधर ने सावधानी के साथ खिड़की से भीतर झांका। हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? राजकुमारी माधवी साइस चंदन के साथ इस समय? मुझे इसी समय चलकर महाराज को खबर करनी चाहिए। यह कमीना चंदन तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। लेकिन अभी उसने राजमहल की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंज उठी। बेटे गंगाधर, जीवन में कभी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, वरना स्वयं ही किसी विपत्ति में फंस जाओगे। साधु बाबा की अब तक की दोनों बातें मेरे लिए लाभदायक ही सिद्ध हुई है, अतः मुझे इस मामले में खामोश रहना चाहिए और देखना चाहिए कि साधु बाबा का यह उपदेश मेरे लिए कैसे लाभदायक सिद्ध होता है। फिर गंगाधर पास ही छुपकर राजकुमारी के वापस लौट जाने का इंतजार करने लगा, जबकि भीतर, तुम्हें आए हुए काफ़ी देर हो गई है राजकुमारी, अब तुम्हें जाना चाहिए। वह मर्दूत कभी भी यहाँ आ सकता है, तब हमारे प्रेम में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तुम कहते हो तो चली जाती हूँ, लेकिन कल ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि गंगाधर राम का वह कांटा हमारे मार्ग से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है। उसके बाद राजकुमारी जिस जमींदोज मार्ग से आई थी उसी मार्ग से वापस लौट गई। अच्छा प्रिय, कल तक के लिए विदा। शुभ रात्रि प्रिय। चंदन ने दरवाजे से सांकल हटाई और चुपचाप अपने पलंग पर लेट गया। इधर जब गंगाधर ने काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर नहीं निकलते देखा तो उसने खिड़की से भीतर झांका, लेकिन राजकुमारी को भीतर न देख वह चंदन को आराम से अपने पलंग पर लेटे देख वह एक बार फिर आश्चर्यचकित हो उठा। अरे, राजकुमारी कहाँ गई? दरवाजे से तो वह बाहर नहीं निकली। कुछ सोचकर उसने हौले से द्वार को धकेला। द्वार तुरंत भीतर की ओर खुलता चला गया। आश्चर्य है, द्वार खुला है, यह सब क्या चक्कर है? गंगाधर ने कुछ सोचकर चंदन को उठाना उचित नहीं समझा और चुपचाप अपने पलंग पर जाकर लेट गया। लगता है इस कमरे में कहीं कोई गुप्त मार्ग है जहां से राजकुमारी आई और चली गई। खैर, कल सुबह चंदन की अनुपस्थिति में उसे खोजूंगा। इधर राजकुमारी सुरंग से होकर उस कमरे में पहुंची जहां एक स्त्री की मूर्ति खड़ी थी। उस कमरे से निकलकर राजकुमारी माधवी अपने शयन कक्ष में पहुंची और द्वार बंद करने के बाद बाल कपड़े आदि अस्त व्यस्त कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर राजा जीत सिंह, जिनका शयन कक्ष कुछ ही कमरों के बाद था, दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। दरवाजा खोलो बेटी, दरवाजा खोलो। राजकुमारी ने हाँफते हुए दरवाजा खोल दिया। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही थी? पिताजी, आपके अस्तबल का प्रमुख साइस अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखी तो वह उस खिड़की से कूदकर भाग गया। ओह, उस नीच की इतनी हिम्मत!
लेकिन बेटी, पहरेदारों के रहते हुए वह महल के भीतर पहुंचा कैसे? मैं अभी रक्षक सैनिकों को खबर लेता हूँ। सैनिकों को खबर लेने से कोई लाभ नहीं होगा पिताजी। वह मुझे मुझे विश्वास है कि वह जरूर आपके द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाकर भीतर घुसा होगा। राजा को तुरंत राजकुमारी की बात पर विश्वास हो गया और उसके नेत्रों से क्रोध की चिंगारियां फूटने लगी। जरूर ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी। कल सुबह दरबार में मैं उसे बुलाकर कठोर दंड दूंगा। कठोर दंड से काम नहीं चलेगा पिताजी। मुझे कल उस गुस्ताख का सर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी बेटी, अब तुम सो जाओ। आहा, मेरी योजना कामयाब हो गई। अब मेरे और चंदन के बीच कोई कांटा नहीं रह जाएगा। उसके बाद राजकुमारी द्वार बंद कर निश्चिंत हो बिस्तर पर जा लेटी और राजा अपने शयन कक्ष में पहुंच गए, परंतु उसकी आंखों से नींद जैसे उड़ चुकी थी। कल सुबह ही मैं गंगाधर को दरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दूंगा। उस कमीने को मैं कितना अच्छा और कितना भला समझता था, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। परंतु उसके दिल से एक और आवाज आई, राजा जीत सिंह, जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्रीगण गंगाधर के मृत्यु दंड देने का कारण पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे? मैं यह कह दूंगा कि उसने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की थी। तब तुम्हारा भी तो बदनामी होगी। लोग तुम्हारे मुंह पर तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तुम राजा हो, लेकिन पीठ पीछे सभी तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि राजकुमारी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह वास्तव में भोजन नहीं करेगी। वह बहुत जिद्दी है। एक ही रास्ता है कि तुम गंगाधर को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दो। किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं यही करूँगा। सुबह ही कासिम कसाई से कहकर उसे मरवा दूंगा। यही ठीक रहेगा जीत सिंह। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सब सब सो जाओ। सुबह ही कासिम कसाई अब सो जाऊं। सुबह ही कासिम कसाई से बात करूंगा। और मन ही मन उक्त निर्णय कर वह निश्चिंत होकर बिस्तर पर लेट गया। भोर होते ही राजा जीत सिंह उठा और घोड़े पर सवार हो शहर में कसाई कासिम से मिलने चल पड़ा। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर राजा को कसाई कासिम दिखाई दिया, जो एक बकरे को घसीटता हुआ अपने कसाई खाने की ओर ले जा रहा था। वही है कासिम कसाई। अच्छा हुआ यहीं मिल गया। आसपास भी कोई नहीं है, यहाँ बेफिक्र से बातचीत की जा सकती है। कासिम कसाई की दृष्टि जैसे ही राजा पर पड़ी, वह घबरा उठा। आदाब अर्ज है अन्नदाता, आज सुबह सुबह आपके दर्शन हुए। जरूर दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। हम तुमसे मिलने तुम्हारे घर जा रहे थे कासिम। अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गए। मुझसे मिलने? यह आप क्या कह रहे हैं हुजूर? यदि कोई काम ही था तो मुझ खाकसार को ही बुलवा लिया होता। भला आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? काम ही ऐसा है कासिम मियाँ कि मेरा तुम्हारे पास जाना जरूरी था, क्योंकि राजमहल या अन्य कहीं और वह बातचीत नहीं हो सकती थी। हुक्म करे हुजूर, यह गुलाम आपकी हर खिदमत करने के लिए हाजिर है। आओ पास के बाग में चलते हैं, वहीं बातचीत होगी। यहाँ आते जाते किसी भी व्यक्ति की नज़र हम पर पड़ सकती है। जैसी हुजूर की इच्छा। निकटवर्ती बाग में पहुंचने पर, यहाँ कोई भी नहीं है महाराज। हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है? तुम्हें एक आदमी का सर काटना है, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान भी भनक नहीं मिलनी चाहिए। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक व्यक्ति को भेजूंगा। तुम उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह उसका सर काट लेना हो। उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम उस सर को एक कपड़े में लपेट कर उस व्यक्ति को देना और धड़ समुद्र में फेंक देना। लेकिन हुजूर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जैसा मैंने कहा है तुम्हें वैसा ही करना होगा। इसके बदले में तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा, वरना तुम्हें भी मरना होगा। परंतु तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा यह अपराध हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहेगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। जो आपकी आज्ञा अन्नदाता। कासिम कसाई ने मजबूरी में हाँ की और बकरे को खींचता हुआ अपने कसाई खाने की ओर चल पड़ा। राजा भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और महल की ओर चल पड़ा। राजमहल में पहुंचकर राजा जीत सिंह ने उसी समय सैनिक को भेजकर गंगाधर को बुलवा भेजा। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? क्या मुझसे अपने काम में कोई त्रुटि हुई? ऐसी कोई बात नहीं है गंगाधर। दरअसल मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि वह काम केवल तुम ही आसानी से कर सकते हो। यदि ऐसी बात है तो हुक्म कीजिए महाराज। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विश्वास को ठेस नहीं लगने पाएगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने चले जाओ और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। फिर वह तुम्हें जो चीज़ दे उसे मुझ तक पहुंचा देना, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। निश्चिंत रहे महाराज, मैं अभी गया और आपका काम पूरा करके अभी आया।
गंगाधर उसी समय पैदल ही कासिम के कसाई खाने की ओर चल पड़ा। बड़ी अजीब बात है, महाराज को कासिम कसाई जैसे व्यक्ति से विशेष काम पड़ा। आखिर वह मुझे राजा के लिए क्या वस्तु देगा। खैर, मुझे इस विषय में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपने काम से मतलब रखना चाहिए। चलते चलते रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे दिखाई दिए जो बुद्धि और विद्या पर तर्क वितर्क कर रहे थे। बिना विद्या के ज्ञान प्राप्त नहीं होता बंधुवर, इसलिए मेरे विचार से बुद्धि से विद्या ही बड़ी है। नहीं, गलत है, विद्या से बुद्धि बड़ी है। विद्या को वही हासिल कर सकता है जिसके पास बुद्धि हो। मूर्ख भी कहीं विद्या ग्रहण कर सकता है। गंगाधर को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी और वह वहीं खड़ा होकर उनके वाद विवाद का आनंद लेने लगा। तभी एक साधु का ध्यान उसकी ओर गया और वह नम्र और प्यार भरे स्वर में बोल उठा, बच्चों खड़े क्यों हो, बैठकर प्रेम से इस वाद विवाद का आनंद लो। हाँ हाँ, बैठो बेटा, हम लोगों के वाद विवाद का आनंद लो। अच्छी बातें सुनने से मन को शांति और सुख मिलता है। क्षमा करें महाराज, मैं एक जरूरी काम से जा रहा था, अतः रुक नहीं सकूंगा, वरना पता नहीं क्या मुसीबत आ जाए। कहकर गंगाधर ने चलने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसे साधु बाबा द्वारा कही गई चौथी बात याद हो गई। बेटे, तुम कभी किसी भी आवश्यक काम से क्यों न जा रहे हो और मार्ग में कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात जरूर सुन लेना। उसकी बात ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। साधु बाबा की बात ध्यान में आते ही गंगाधर उन्हीं साधुओं के बीच बैठ गया और उनके तर्क वितर्क सुनने लगा। इधर नहाने धोने के बाद चंदन यह जानने के लिए कि गंगाधर को राजा ने सुबह सुबह ही राजमहल में क्यों बुलाया है और वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा, राजमहल के इर्द गिर्द मंडराने लगा। राजकुमारी ने उसे मार्ग से हटाने के लिए जरूर कोई तरकीब लड़ाई होगी, वरना इतनी सुबह महाराज उसे क्यों बुलाते। लेकिन यह किससे मालूम करूं कि उसके साथ क्या बीती। तभी महल के बुर्ज पर सोच में डूबे खड़े राजा जीत सिंह की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे चंदन, क्यों न इसे ही कसाई कासिम के पास भेजूं, मूर्ख है, अतः कासिम से गंगाधर का सिर लाने में ज़्यादा सर खपाई नहीं करेगा। और एक सैनिक भेजकर राजा ने तुरंत उसे अपने खास कक्ष में बुला भेजा। महाराज की जय जयकार हो, मुझे अचानक कैसे याद किया महाराज। सुनो चंदन, तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने चले जाओ, उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें जो सामान दे उसे तुम मेरे पास ले आना, लेकिन सावधान, उस सामान को खोल कर देखने की गुस्ताखी मत करना। बहुत अच्छा महाराज। और चंदन कुछ ही देर बाद कासिम कसाई के खाने पर जा पहुंचा। आदाब अर्ज है कासिम भाई। आदाब अर्ज, कौन हो तुम भाई। मुझे महाराज ने भेजा है कासिम भाई, और उन्होंने अपनी चीज़ मंगाई है। ओह, अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ, कहकर कासिम और तेजी के साथ अपने गंडासे पर धार लगाने लगा। चंदन को कुछ नहीं मालूम था कि कासिम ने उसे भीतर जाने के लिए क्यों कहा है। वह चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़कर भीतर कमरे में पहुंच गया। शीघ्र ही कासिम भी भीतर आ गया। उसने द्वार बंद कर लिया। यह तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। ताकि जो वस्तु मैं तुम्हें दूं उसे कोई देख न सके। ठीक है, मुझे जरा जल्दी है, अतः महाराज की वस्तु मुझे दे दो। मैं जल्दी ही कर रहा हूँ। तुम्हारे पीछे की अलमारी में जो पोटली रखी है उसे उठा लो और जाओ। और चंदन जैसे ही पीछे वाली अलमारी की ओर पलटा, आ खचाक, कासिम ने शीघ्रता से गर्दन को कपड़े में लपेटकर एक पोटली बना दी और धड़ को अपने तहखाने में छुपा दिया। फिर हाथ मुंह धोकर एक कुर्सी पर आ बैठा। अब वह दूसरा आदमी आ जाए तो मेरा पीछा छूटे। उधर गंगाधर अब भी बड़े मन के साथ उन साधुओं की बातचीत सुन रहा था। एक साधु कह रहा था, बुद्धि और विद्या में बहुत फर्क होता है। बगैर बुद्धि के विद्या बेकार है। यदि मनुष्य में बुद्धि नहीं है तो विद्या उसका नाश कर देती है। शायद आप लोग मेरी बात को गलत समझ रहे होंगे, लेकिन यह कटु सत्य है। ठहरिए, मैं आप लोगों को एक वृतांत सुनाता हूँ। कहकर साधु ने एक कहानी सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है कि एक आश्रम में 5 लड़के अपने गुरु जी से विद्या अध्ययन करते थे। उन पांचों में एक लड़का बहुत ही बुद्धिमान था और शेष चारों विद्या में एक से एक बढ़कर थे। वे चारों प्रायः पांचवें यानी बुद्धिमान लड़के की हंसी उड़ाया करते थे। कुछ दिनों बाद जब पांचों की विद्याएं पूर्ण हुई तो वे अपने अपने घर की ओर चल पड़े। मार्ग में उन पांचों में से एक विद्या के भक्त ने कहा, क्यों ना हम लोग अपनी अपनी विद्या का चमत्कार चलकर राजा के दरबार में दिखाएं। ठीक है, हम भी तैयार हैं। इससे हमें काफ़ी धन इनाम में मिलेगा। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा बंधुओं। हाँ हाँ, चलो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। वैसे भी तुम विद्या से पैदल हो, इसलिए तुमसे हमें कोई खतरा भी नहीं। पहले वाले ने व्यंग से कहा।
और पांचों नगर की ओर चल पड़े। चारों को अपनी अपनी विद्या पर गर्व था, पर बेचारा बुद्धिमान, उसके पास कोई भी विद्या न थी। उसे तो केवल अपनी बुद्धि पर ही भरोसा था। मार्ग में एक बहुत ही भयानक जंगल पड़ता था। जब वे उस जंगल से होकर गुजरे तो उनकी दृष्टि एक स्थान पर पड़े एक सिंह के अस्थि पंजर पर पड़ी। उस अस्थि पंजर को देखकर उनमें से एक लड़का बोला, दोस्तों, क्यों ना राजा के दरबार में अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने से पहले अपनी अपनी विद्याओं को परीक्षण इस अस्थि पंजर पर ही कर लें। वह कैसे? ये बिखरी हुई हड्डियां सिंह की है, मैं इन्हें अपने मंत्रों के प्रभाव से तुरंत जोड़ सकता हूँ। तब तो मैं भी इसके ऊपर विद्या मंत्र से मांस और मज्जा चढ़ा सकता हूँ। तब मैं भी अपने मंत्रों के प्रभाव से उसके ऊपर नई खाल चढ़ा सकता हूँ, और मैं इस अवस्था में अपनी मंत्र विद्या से सिंह के प्राणहीन शरीर में पुनः प्राण वायु का संचार कर उसे जीवित कर सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की, आओ हम लोग अपनी अपनी विद्याओं को इस अस्थिपंजर पर प्रयोग करें। ठीक है, तो पहले तुम ही इसकी हड्डियों को एकत्रित कर इसकी सही ढांचा बनाओ। परंतु पांचवा बुद्धिमान लड़का बोल उठा, नहीं नहीं भाइयों, तुम लोग ऐसा मत करो, वरना स्वयं ही विपत्ति में पड़ जाओगे। अपनी विद्याओं का तुम्हें परीक्षण करना ही है तो कहीं और चलकर किसी और पर कर लेना, लेकिन भगवान के लिए इस सिंह के अस्थि पंजर पर मत करना। चुप रह रे गंवार, तुझे कोई विद्या नहीं आती, इसलिए हमें भी अपनी विद्या का परीक्षण नहीं करने देना चाहता। यदि हमारे साथ रहना चाहता है तो खामोशी से खड़ा रहा, वरना चला जाए यहाँ से। पांचवें लड़के ने, जो केवल कुशाग्र बुद्धि का था, उन चारों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वे किसी भी तरह नहीं माने तो वह एक ऊंचे पेड़ की मोटी डाल पर चढ़कर बैठ गया। अब भी मान जाओ भाइयों, वरना तुम्हारी विद्या आज तुम्हारे ही नाश कर देगी। हा हा हा, डरपोक कहीं का। फिर उन चारों ने अपनी अपनी विद्या का उस अस्थि पंजर पर प्रयोग करना आरंभ कर दिया। पहले विद्वान ने थोड़ी सी मिट्टी जमीन से उठाई और कोई मंत्र पढ़कर इधर उधर बिखरे पड़े सिंह की अस्थि पंजर पर फेंक दी। देखते ही देखते जमीन पर बिखरी सिंह की सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ गई। बंधुओं, देखा मेरी मंत्र विद्या का चमत्कार? हाँ देखा, अब तुम सब मेरी विद्या का भी चमत्कार देखो, कहकर दूसरे विद्वान ने भी जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और कोई मंत्र पढ़कर अस्थि पंजर पर फेंकी। उस मिट्टी के गिरते ही उस कंकाल पर मांस मज्जा चढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में उसकी सारी हड्डियां मोटे मोटे गोश्त की परत से ढक गई। वाह भाई, मान गए, लेकिन अब मेरा भी कमाल देखो। जरूर भाई, लेकिन जरा जल्दी दिखाओ। तीसरे ने मिट्टी उठाकर मंत्र पढ़ने के पश्चात जैसे ही सिंह के गोश्त पर फेंकी, पलक झपकने के साथ ही उस पर त्वचा चढ़ गई और उनके सामने सचमुच का एक मृत सिंह पड़ा था। तुम तीनों ने तो अपना अपना कमाल दिखा दिया, अब जरा मेरा भी कमाल देखो, फिर तुम लोग मान जाओगे कि मैं विद्या में तुम तीनों से सर्वश्रेष्ठ हूँ। हे प्रभु, सबकी रक्षा करना। चौथे ने भी तीनों के समान थोड़ी सी मिट्टी जमीन से उठाई और कोई मंत्र पढ़कर मृत सिंह पर फेंकी। वह मृत सिंह तुरंत जीवित हो एक भयानक दहाड़ मारकर उठ बैठा। जीवित होते ही सिंह ने जैसे अपने सामने चार व्यक्ति को खड़े देखा, वह तुरंत ही उन चारों पर टूट पड़ा। आह, आखिर वही हुआ जिसकी मुझे डर था। आह उफ, हाय बाप रे। देखते ही देखते सिंह ने उन चारों को मार डाला और उनका मांस खाने लगा। उन चारों को चट करने के पश्चात सिंह जीभ चाटता हुआ जंगल से एक और चल पड़ा। शायद भगवान को यही मंजूर था। सचमुच बिना बुद्धि के विद्या व्यर्थ है। यही कारण है कि मेरे अभिन्न मित्र मेरे लाख समझाने के बावजूद भी काल के ग्रास बन गए। शेर के नजरों से ओझल होते ही वह पेड़ से उतरा और उदास हो अपने घर की ओर चल पड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धि के बिना विद्या का ज्ञान अधूरा है। बगैर बुद्धि के विद्या सर्वनाश कर देती है, जबकि बुद्धि किसी न किसी समय पर आदमी को सर्वश्रेष्ठ कर देती है। इतना कहकर वह साधु खामोश हो गया। सब साधुओं के साथ साधु गंगाधर ने भी उनका तर्क को सुना। उसके बाद संगत समाप्त हो गई और अब सभी उठकर अपने अपने मार्ग हो लिए। तो गंगाधर को होश आया, अरे बाप रे, महाराज ने तो मुझे कासिम कसाई की दुकान से कोई चीज लाने के लिए कहा था और मैंने इतना समय यहीं व्यर्थ कर दिया। लगता है आज मेरी खैर नहीं। और तुरंत वह कासिम के कसाई खाने की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद वह कासिम कसाई की दुकान के सामने था। नमस्कार भाई कासिम। नमस्कार, कौन हो तुम? मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो वस्तु देनी हो वह मुझे दे दो। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी ला कर देता हूँ। और कासिम भीतर चला गया। कुछ क्षणों बाद जब वह वापस लौटा तो उसके हाथों में वही पोटली दबी थी जिसमें कि चंदन का सिर लिपटा था। वह पोटली उसने गंगाधर को थमा दी। यह पोटली तुम महाराज को दे देना, और हाँ, इसे खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं जानता हूँ, तुम निश्चिंत रहो। पोटली लेकर गंगाधर सीधा राजमहल पहुंचा और द्वार रक्षकों को अंगूठी दिखाकर वे बेरोक टोक महाराज के विशेष कमरे में जहाँ पहुंचा। उस समय राजकुमारी माधवी भी वहीं मौजूद थी। दोनों ही गंगाधर को सही सलामत सामने देखकर मन ही मन बुरी तरह बौखला उठे। भूत, तो तुम यहाँ कैसे? आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? महाराज, आपने ही तो मुझे अपने काम से भेजा था। मैं आपका ही काम करके सीधा चला आ रहा हूँ।
मुझे कुछ देर हो गई महाराज, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लीजिए, कासिम कसाई ने आपके लिए यह पोटली भेजी है। क्या है इसमें? ठहरिए महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूँ। गंगाधर ने जैसी ही पोटली खोली, राजा और राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी आश्चर्य की चीख निकल गई। उसमें चंदन का कटा हुआ सर रखा था। अरे बाप रे, सिर? न नहीं, उफ! राजा को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। लगता है चंदन गंगाधर से पहले ही कासिम कासिम कसाई की दुकान पर पहुंच गया होगा, अतः उसने उसी का सिर काट दिया। महाराज, यह तो साइज चंदन का सिर है, यह सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी माधवी चीखती हुई चंदन के सिर से लिपट गई और फुट फुट कर रोने लगी। मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हाय, मैं क्या जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। बेटी, यह तुम क्या बक रही हो? तभी राजा जीत सिंह के दिमाग में तुरंत एक विचार बिजली की तरह कौंधा। वे म्यान से तलवार निकालकर क्रोध से चीख उठे। माधवी, सच सच बताओ, यह सब क्या चक्कर है? गंगाधर को तुम क्यों मरवाना चाहती थी? वरना मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। मैं चंदन से प्रेम करती थी पिताजी, और उसी के कहने पर मैं गंगाधर को मरवाना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसी की जान ले ली। मैंने आपसे झूठ बोला था पिताजी कि गंगाधर मेरी इज्जत लूटने मेरे कमरे में आया था। फिर राजकुमारी माधवी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। सब कुछ जान सुनकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। यह मैं क्या करने जा रहा था? एक नेक इंसान को बिना अपराध के मौत के घाट उतारना चाहता था। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे। महाराज, होश में आइए महाराज। तभी राजकुमारी ने न जाने कहां से खंजर निकाला और अपने पेट में घोंप दिया। आह! बेटी माधवी, राजकुमारी जी, यह तूने क्या किया बेटी? पिताजी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपको जो धोखा दिया और एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए, उसकी उसकी भगवान ने मुझे स्वयं ही सजा दे दी। मुझसे मेरे प्रेमी को छीन लिया। गंगाधर भैया, तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है राजकुमारी जी। गंगाधर की बात सुनकर राजकुमारी ने अंतिम हिचकी ली और उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। राजकुमारी जी, आह बेटी! महाराज, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर यह सब क्या माजरा है? तब राजा जीत सिंह ने रोते रोते सारी बात बता दी और भर्राए स्वर में बोले, मुझे माफ़ कर दो गंगाधर, मैं अनजाने में ही तुम्हें कासिम कसाई के पास भेजकर मरवाना चाहता था। ऊपर वाला बहुत महान है महाराज, तभी तो उसने मुझे मार्ग में मिले साधुओं के बीच बैठाकर मेरी जान बचा ली। फिर गंगाधर ने कासिम की दुकान पर देर से पहुंचने का कारण राजा को बता दिया। उसके बाद गंगाधर और राजा ने माधवी और चंदन के शवों का विधिवत दाह संस्कार किया और अगले दिन भरे दरबार में राजा ने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे अपराधी समझते हुए भी कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मैं इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं रहा। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि आज से चक्रद्वीप का राजपद श्री गंगाधर जी संभालेंगे और उन्हें ही आप अपना राजा स्वीकार करेंगे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? समस्त दरबारियों ने पहले तो राजा के फैसले का विरोध किया, लेकिन फिर राजा के अटूट फैसले के सामने उन्हें झुकना पड़ा। हमें नया राजा स्वीकार है, हमें श्री गंगाधर जी राजा के रूप में स्वीकार है। महाराज गंगाधर अमर रहे। और उसी समय विधिवत गंगाधर का राज तिलक कर ताजपोशी कर दी गई। महाराज गंगाधर जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना राजपाट गंगाधर के सुपुर्द करने के बाद राजा जीत सिंह ने सन्यासियों जैसे कपड़े धारण किए और गंगाधर व प्रजा से विदा लेकर तीर्थ भ्रमण के लिए राजमहल से निकल पड़े। राजपाट संभालने के पश्चात गंगाधर ने सर्वप्रथम एक पत्र अपने मित्र चंदनगढ़ के राजा मेघराज को लिखा। उसके बाद घोड़े पर सवार हो वह साधु बाबा के आश्रम पर जा पहुंचा। उसे देखते ही साधु बाबा ने उसे पहचान लिया और मुस्कुराते हुए बोले, अरे गंगाधर, आओ आओ बेटा। प्रणाम बाबा। आयुष्मान हो बेटा, बैठो और कहो, इतने दिनों बाद अचानक कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? तब गंगाधर ने इस बीच घटी सभी घटनाओं का वर्णन करते हुए उन्हें अपने राजा बनने की सारी कहानी सुना दी और अंत में बोला, महाराज, आपकी दी सीख ने मेरा संपूर्ण जीवन ही बदल डाला। कहाँ मैं रंग था, कहाँ राजा बन बैठा, लेकिन इस समय मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। महाराज, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यही कि आपने एक साधु होते हुए भी मुझसे उन उपदेशों का पैसा क्यों लिया? वह उपदेश आप मुझे वैसे भी दे सकते थे। फिर सुनो बेटा, अगर मैं तुम्हें वह बातें मुफ्त में ही बता देता तो तुम उन्हें जल्दी ही भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की कोई चीज़ ज़्यादा समय तक किसी के दिमाग में नहीं रहती और न ही वह उसका विश्वास करता है। लेकिन जब किसी छोटी सी छोटी चीज़ के लिए अथवा बात के लिए किसी को धन गंवाना पड़ता है तो वह उसे हमेशा याद रखता है। इसलिए मैंने तुमसे 5 उपदेशों के 500 रुपये लिए थे, ताकि तुम्हें मेरी कही बातें हमेशा याद रहे और तुम उन पर अमल करो। सच बाबा, आप सचमुच महान हैं। मेरे मन में यह बात बहुत चुभन पैदा कर रही थी, लेकिन
हर संशय से साफ हो गया। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। साथ में अपने यह 500 रुपये भी लेते जाओ। गंगाधर ने रुपये लेने में काफ़ी आनाकानी की, लेकिन साधु बाबा के बार बार कहने पर उसे वह रुपये लेने ही पड़े और रुपये लेकर वह वापस अपने राजमहल की ओर चल पड़ा। इधर जब चंदनगढ़ के राजा मेघराज को गंगाधर का पत्र प्राप्त हुआ तो वह उसे पढ़कर आश्चर्य में पड़ गया। तभी महामंत्री विजय सिंह वहां आ पहुंचा। क्या बात है महाराज, यह किसका पत्र है और आप इतने अधिक व्याकुल क्यों हैं? यह पत्र चौकदीप से मेरे मित्र गंगाधर ने भेजा है। लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ उसके परिवार को लेकर पत्र पाते ही चौकदीप की राजधानी वीरगंज में पहुंच जाऊं। अरे, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है महाराज? भगवान की कृपा से जरूर चौकदीप के राजा के यहाँ उसकी कोई अच्छी सी नौकरी लग गई होगी, इसलिए उसने हमें सबको बुलाया होगा। आप ठीक कहते हैं, हम कल सुबह ही वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सफ़र की तैयारी के साथ साथ गंगाधर के परिवार को भी साथ चलने के लिए सूचित कर दें। जो आज्ञा। अगले दिन भोर होते ही राजा मेघराज गंगाधर की बीवी, बच्चों, मंत्री विजय सिंह के साथ घोड़ों पर सवार हो वीरगंज के लिए रवाना हुए और सांझ होते होते वीरगंज पहुंच गए। और जब वे गंगाधर द्वारा लिखे पत्र को दिखाकर राजमहल के दरबार रे खास में पहुंच गए तो सिंहासन पर राजा के रूप में गंगाधर को बैठे देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। पिताजी, स्वामी, पिताजी, मित्र गंगाधर, आहा, सेठ गंगाधर। गंगाधर ने तुरंत सिंहासन से उठकर राजा वीरभद्र को सीने से लगा लिया। पत्नी ने गंगाधर के पैर छुए। सबसे मिलने के बाद गंगाधर ने पत्नी और बच्चों समेत अपने मित्र राजा मेघराज और महामंत्री को आदर के साथ अपने बराबर के सिंहासनों पर बैठाया। जब राजा अपनी उत्सुकता नहीं रोक सके तो बोल उठे, मित्र गंगाधर, अब मैं अपनी उत्सुकता नहीं रोक पा रहा हूँ। तुम और चौकदीप के राजा, बताओ ना आखिर यह सब क्या चक्कर है? आखिर तुम रंग से राजा कैसे बन गए? तब गंगाधर ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर महामंत्री विजय सिंह प्रसन्नता भरे स्वर में बोल उठे, महाराज, मैं ना कहता था कि भगवान जो करता है भले के लिए करता है। अब देखिए ना, अगर आपके मित्र गंगाधर की धन संपत्ति नष्ट न होती तो वह व्यापार करने के लिए परदेश के लिए रवाना न होते। न उन्हें मार्ग में साधु मिलता और न वह उन्हें उपदेश देता और न वह यहाँ के राजा बनते हैं। न सब भगवान की इच्छा? आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी, इन सब घटनाओं ने वास्तव में हमारी आंखें खोल दी है। आज से हम कभी भी भगवान के अस्तित्व और इच्छा को अस्वीकार नहीं करेंगे। वह जो भी चाहेगा उसी में प्रसन्न रहेंगे, चाहे वह दुख में रखे चाहे सुख में। समाप्त।